क्लास 12 से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2025 के लिए बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये मानव जनन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, उसी के बारे में बात होगा। बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होगा, ठीक है। जितने भी लोग हैं सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और हम लोग उन्हीं क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप, बिना समय गंवाए फटाफट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट करने के लिए कॉपी पेन भी लेकर के बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में, यानी कितने शुक्राणु, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 31। बात यह है कि 31 आएगा कैसे? क्या 124 की जगह पे कुछ और दे दे तो कैसे होगा? ये याद रखना है, एक शुक्राणु के निर्माण में जो डिवीजन होता है वो 4 होता है, ठीक है। 4 डिवीजन होता है, तो अगर हमारे पास 124 है टोटल, तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पे 4 3 जा 12, सबको पता है ये चीज कि ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 1 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे 31 टाइम्स, यानी अब कोई भी लेटर दे, यहाँ पे अगर दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे 1 6 4 कुछ भी दे दे, यहाँ पे 1 6 कुछ भी दे दे, मतलब एक ऐसा डिजिट देगा जो डिविजिबल होगा, यानी डिवाइड हो सके, वैसा देगा। आप लोगों को केवल 4 से डिवीजन करना है। शुक्राणुओं के निर्माण की जो संख्या है वो टोटल काउंट हो जाएगी, पता चल जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, केचुआ कैसा प्राणी है? तो केचुआ जो है ना वो द्विलिंगी है। कैसा है? द्विलिंगी। आपको ये बात भी पढ़ लेना है कि द्विलिंगी जीव किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे जीव जिसमें दोनों लिंग मौजूद होते हैं उसे द्विलिंगी जीव कहते हैं, ठीक है। कुछ द्विलिंगी जीवों का उदाहरण भी आप लोगों को याद रखना जरूरी होगा ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सकें। खैर, केचुआ द्विलिंगी है, ये याद रखना, ठीक है। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित मतलब कि एक होता है डिप्लॉइड और एक होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब अगुणित, जिसका निषेचन ना हुआ हो अगुणित होता है। अंडाशय का देखते हैं, यहाँ पे परागकोश का देखते हैं, पराग का देखते हैं। यहाँ पे कौन सा भाग अगुणित है? अगुणित है। अगुणित है मतलब जो पराग कण है, यहाँ पे युग्मनज द्विगुणित होता है, पता होना चाहिए। पराग कोश भी जो डिवीजन नहीं हुआ है, अंडाशय भी जो है वो अंडाशय से अंडाणु उत्सर्जित होते हैं। पराग जो है ना, पराग, ये कैसा है हमारा? ये अगुणित है। ये कैसा है? अगुणित है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। इसी को एक और नाम दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइसिंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हाइसिंथ कहते हैं, और इसको बंगाल का आतंक कहा जाता है। ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कौन खींच लेता है? जलकुंभी। देखिए यहाँ पे जलकुंभी आ गया, जलकुंभी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जलकुंभी जो होता है ये जल में जल्दी से फैल जाता है, बहुत तेजी से फैल जाता है और फैल करके ऑक्सीजन खींच लेता है। इसी को हाइसिंथ भी कहते हैं हम लोग। बंगाल का आतंक इसी को कहा जाता है, ठीक है। जल में क्या करता है? ये जल में तेजी से फैलता है और इसमें से ना ऑक्सीजन को खींच लेता है, केवल हाइड्रोजन छोड़ देता है, जिससे जलीय जीव ना काफी ज्यादा मात्रा में मरने लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है? तो युग्मन का मतलब होता है फ्यूजन। जब फ्यूजन होगा तो क्या कहलाएगा? तो फ्यूजन मतलब हो गया कि निषेचन हो गया। जब निषेचन कहलाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन यानी एक ऐसा जनन जिसमें नर और मादा यानी मेल और फीमेल दो अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं, यानी लिंग वाले जो लोग होते हैं शामिल होते हैं, यानी एक नर और एक मादा जिस जनन में भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे नर और मादा गैमेट बनेगा तो क्या होगा? लैंगिक जनन होगा, ठीक है। ये याद रखना है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? सबको पता होगा। जिसमें एक ही जीव भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के जनन जो होते हैं वो अलैंगिक जनन हो जाते हैं। मुकुलन वगैरह पता है, इसमें एक छोटा सा उभार निकलता है, फिर वो डिवीजन होता है, डेवलप होता है, डिवीजन होता है, तो उसको मुकुलन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रा मुकुलन वगैरह सब बताया गया है। मध चक्र क्या होता है? मध चक्र इनमें से गाय में भी होता है, भेड़ में भी होता है और कुत्ता में भी होता है, ठीक है। मध चक्र क्या होता है ये याद रखना है। और मौसमी चक्र क्या होता है, आवर्त चक्र क्या होता है, इस सबका डिवीजन, ये सबका जो डिफिनीशन है उस सबको भी आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है।
खैर फिलहाल इसमें से सभी गाय भेड़ कुत्ता सब में क्या होता है, मध्य चक्र होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मध्य चक्र के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। कौन सा होता है, आंतरिक होता है। जितने भी उच्च श्रेणी के हैं ना उनमें आंतरिक निषेचन ही होगा, ये बात याद रखना है, ठीक है। बाह्य निषेचन कुछ में होता है, कुछ में जल भी होता है। सल्क कंद का उदाहरण कौन सा है, तो सल्क कंद का जो उदाहरण है ना वो है हमारा प्याज, ठीक है, ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, वो स्तनधारी यानी मैमल्स जो होते हैं उसमें कहाँ होता है, तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। स्तनधारी मतलब वैसे जीव जिसमें ब्रेस्ट पाया जाता है वो स्तनधारी हो, साथ ही साथ वो अपने बच्चे को गोद में पकड़ सके, केयर कर सके उसका, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करा सके यानी स्तनपान करा सके, उसको स्तनधारी कहते हैं। जो स्तनपान कराते हैं यानी बच्चे को दूध पिला सकता है अपने स्तन का, वो स्तनधारी कहलाता है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होगा, तो उसमें गर्भाशय पाया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब पाया जाएगा, पूरी तरीके से वो मेच्योर होंगे तो उसमें फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है, ये मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो द्विनिषेचन का परिणाम क्या है, द्विनिषेचन दोहरा निषेचन है ये, ठीक है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है, तो उससे बनता है भ्रूणपोष, ठीक है। क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। अगला यहाँ पे बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधों जैसे मार्स हो गया, फर्न हो गया, सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं ये, तो क्रिप्टोगैम्स में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं, क्रिप्टोगैम्स नहीं क्रिप्टोगैम्स में रखे जाते हैं, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये परिवर्तन जो लार्वा को क्या करते हैं, व्यरक में परिवर्तित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हमारे कायांतर। कायांतर मतलब कि किसी चीज का रूप बदल जाना कायांतर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भ्रूणपोष है, यहाँ पे भ्रूणपोष ध्यान देना है, ठीक है। भ्रूणपोष के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो भ्रूणपोष जो होता है ना, भ्रूणपोष है ये, ठीक है, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं ये याद रखना है। तो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष तभी होगा जब उसमें एक पौधा है, एक पौधे में आप लोगों को पता होगा कि इसमें 2 स्पर्म आएगा, ठीक है। टोटल कितने आते हैं इसमें, तो 3 आते हैं। फिर 3 गो अंडा पहले से होता है, यहाँ पे 1 2 3 की संख्या में 2 स्पर्म आते हैं। 2 स्पर्म जो होता है ना, 2 स्पर्म जो मादा का 1 अंडाणु होता है उससे निषेचन करता है तो भ्रूणपोष बनता है। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाता है, 3n हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होंगे, 3 होंगे, ये बात याद रखना है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन से होती है, पता है, जिसमें एक ही जनन भाग लेते हैं, जनक भाग लेते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर, अलैंगिक जनन हो जाएगा, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो सबको पता है इसमें से द्वितीयक केंद्रक होगा। द्वितीयक केंद्रक जो होता है वही क्या करता है, निषेचन संयोजन करके और भ्रूणपोष बनाता है, अर्थात 3n में हमें मटेरियल मिल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। स्तन देखो यहाँ पे क्या है कि स्तनधारी के जो शुक्राणु है उसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। क्या पाया जाता है, अब देखिए शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। अगर हम एक शुक्राणु बना दे तो इसके 3 भाग होते हैं। एक हेड होता है, एक होता है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, मिड वाले। अब इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे जो मिड वाला हिस्सा है इसमें क्या पाया जाता है, टेल वाले में पाया जाता है इसको जो मोटाइल रख सके, मोटाइल यानी तैरने में मदद रख सके, तो ये मोटाइल होता है, ठीक है, तैरने में मदद करता है। मिड वाले हिस्से का पूछ रहा है तो इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें क्या पाया जाता है आपको पता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चमगादड़ द्वारा परागण किस कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है यहाँ पे कीरोपटेरोफिली, क्या कहलाता है, कीरोपटेरोफिली कहलाता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल निकाल के आप लोगों को याद रख लेना है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। विखंडन के द्वारा मतलब एक जीव टूट करके 2 जीव बनाए तो जाहिर सी बात है उसकी संतानें जनक के समान ही प्राप्त होंगी, ठीक है।
आशा करते हैं कि ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। हम इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और एंड करके हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में पार्ट 2 के साथ इसका। अगर आप लोगों को पार्ट 1 अच्छा लगता है तो पार्ट 2 के लिए आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।